स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो हम आज हमारी बेसिक मैथ की क्लास जो चल रही थी उसका टॉपिक LCM लेकर के आए हैं, जैसे हम आज देखेंगे अच्छे से। तो आज का हमारा टॉपिक है LCM। इसके बारे में हम फुल डिटेल में यानी कि पूरी इस LCM के बारे में पूरी जानकारी जो भी होती है उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। तो LCM की फुल फॉर्म जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM एक शॉर्ट नाम होता है, एक शॉर्ट नाम ले लिया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। इसका L ले लिया, इसका C ले लिया, इसका M ले लिया, ठीक है। इसके हिंदी में LCM को बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती सबने पढ़ा हुआ है, सबका पढ़ा हुआ है, और जो छोटी क्लासों में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नया है, ठीक है। समापवर्ती, इसका यूज हम डेली रूटीन में करते रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने देखे हैं, कहते हैं मैथ के बारे में ये अब धारणा बनाए हुए हैं कि मैथ का यूज होता तो है नहीं कहीं पे, लेकिन हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। मैथ का यूज हर जगह होता है, लेकिन आपको अच्छे से पता नहीं होता है कि मैथ का यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसका शॉर्ट में कहते हैं LCM, और फुल नेम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे समझने से पहले हम दो चीजें समझेंगे। पहले नंबर पर समझेंगे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल के बारे में जानकारी लेंगे। और दूसरा है फैक्टर। बहुत सारे बच्चों को फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस ही पता नहीं होता कि क्या होता है, मतलब अंतर पता नहीं होता कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर होता है। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, एक संख्या ले रहा हूँ 4, एग्जाम्पल के तौर पर 4 ले लिया मैंने। अब 4 के मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं हम गुणज, हिंदी में कहते हैं गुणज। और फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड अच्छे से समझना, जिससे आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया 4 या 4 लिया है, जिसके गुणज क्या होंगे, 4 के गुणज उन्हें कहते हैं जो 4 से गुणा करने के बाद आए। जैसे 4 में अगर 1 का गुणा करें हम तो 4 आएगा, 2 का गुणा करें तो 8 आएगा। एक प्रकार से 8 का पहाड़ा होता है, 8 का पहाड़ा ही होता है, 4 का पहाड़ा ही होता है 4 का गुणज। अब दुनिया चाहती है 12, 16, 20, 24, 24 के बाद 30, 24 के बाद 28, 28 के बाद 30, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ठीक है। कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे। इसी तरीके से इसमें एग्जांपल मैंने एक संख्या ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे 12, ठीक है। अब 12 के गुणनखंड देखने हैं हमें, ठीक है। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होंगे, एक तो 12 के गुणनखंड यानी कि 12 किस किस संख्याओं से विभाजित होगी। तो 12 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, और 6 से होगी, और खुद 12 से होगी। इसके अलावा 12 किसी से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये 12 के गुणनखंड हुए ये, और ये एक संख्या ली थी मैंने 4, इसके गुणज हुए। समझ में आ गया गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। इंग्लिश में इसे मल्टीपल कहते हैं, इसे फैक्टर कहते हैं। काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि गुणनखंड पूछा जा रहा है या गुणज पूछा जा रहा है। उसके लिए मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। अब ये तो रही नॉर्मल सी बात है, दो मैंने आपको अलग से बताई, ठीक है। इसका यूज LCM में होना है, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की फुल फॉर्म, LCM की परिभाषा क्या होती है। LCM की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। LCM की परिभाषा के तौर पे ही लिखा दे रहा हूं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो
दी हुई संख्याओं, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, ये होगी इसकी परिभाषा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। अब इसे समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा, उससे समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो मैं एक संख्या ले रहा हूँ 12 और एक ले रहा हूँ 16। इन दोनों के हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल की बात आई यहाँ पे, तो मल्टीपल का मतलब गुणज, और गुणज इन दोनों के सबसे पहले हम लिखेंगे गुणज। तो 12 का गुणज क्या होगा, पहला 12 होगा, दूसरा 24। मैंने क्या बोला था, एक प्रकार से उसी संख्या का एक पहाड़े के तौर पर गुणज होता है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ऐसे आगे चलते रहेंगे, अनंत तक चलेंगे। और ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैंने पहाड़ा बोल दिया तो पहाड़े में 12 बाद आई 120 के बाद आगे नहीं होगा, आगे भी गुणज तो चलते रहेंगे। 12 में जितने का गुणा करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे संख्याओं का गुणा करते जाएंगे, इसमें 1 का गुणा करा, इसमें 2 का करा, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, ऐसे ही आगे करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा गुणज मिलते जाएंगे। और गुणजों की कोई मतलब लिमिट वाली संख्या नहीं होती कि कितने गुणज होंगे इस संख्या के, वो अनंत तक होते हैं गुणज, ठीक है। क्योंकि संख्याएं अनंत तक होती हैं, तो अनंत तक संख्याओं का गुणा करते जाएंगे किसी भी संख्या में, तो उसके गुणज प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 16 के लिखेंगे, 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौका 64, ऐसे इसके गुणज आगे चलते रहेंगे, ठीक है। आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटी। और समापवर्त्य का मतलब होता है समान गुणज वाली संख्या, समान गुणज वाली संख्या, ठीक है। अब इससे आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आज तक मुझे नहीं लगता आपको किसी ने बताया होगा, ठीक है। देखो 12 के मैंने गुणज लिखे, पहले हमने 2 संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी ली जिससे हमें समझ में आ जाए। मैंने एक लिया 12 और एक लिया 16। 12 और 16 के मैंने सबसे पहले गुणज लिख लिए, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटे से छोटे समान गुणज वाली हमें संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले उन दोनों संख्याओं के गुणज लिखने होंगे, ठीक है। मैंने 12 का गुणज लिखा, 16 का गुणज लिखा है, यानी 12 का मल्टीपल लिखा, 16 के मल्टीपल्स लिखे। लिखने के बाद अब हमें कहा जा रहा है लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। तो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी होगी, और छोटी से छोटी कैसी संख्या ढूंढनी होगी, समान। कैसी, समान, जो दोनों में एक जैसी हो। अब यहां से देखेंगे और यहां से देखेंगे, तो दोनों में देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में दिखाई दे रही हो हमें। तो देखो ये 48, देखो ध्यान से, ये 48 संख्या देखो दोनों में है, और कोई संख्या दोनों में ऐसी नहीं है जो दोनों में एक जैसी दिखाई दे रही हो, जो समान हो, जो समान हो या कॉमन हो। तो ऐसी कोई संख्या 48 से पहले नहीं दिखाई दे रही है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें छोटी से छोटी एक संख्या ऐसी मिली जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 16 का भी भाग जाता है। अब देखो 48 में 12 का भी भाग जाएगा और 16 का भी भाग जाएगा। तो 48 एक ऐसी संख्या है, 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 16 का एलसीएम है। 12 और 16 का क्या है, 12 और 16 का लासा है। क्या है, लासा है। और क्या है वो, 48 है। समझ में आ गया अच्छे से अच्छे। अब देखो इसके तौर पर भी एक परिभाषा बन सकती है, वह है छोटे से छोटा गुणज जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा हो या दोनों संख्याओं में समान हो, उसे उन दोनों संख्याओं का क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। ऐसे भी बन सकता है परिभाषा। तो परिभाषा मैंने ये लिखा दी है, लेकिन परिभाषाएं काफी सारी होती हैं, ठीक है। मैंने आसान सी आपको ये एक लाइन में एक परिभाषा बता दी, और दूसरी परिभाषा भी इससे निकाल के बनाने के बाद बताइए, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखो गुणज और गुणनखंड में थोड़ा सा ही अंतर होता है, और
गुणज की संख्या अनंत तक होती है, अनंत तक होती है, और गुणनखंड सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? सीमित होते हैं गुणनखंड। ये ध्यान रखना, ठीक है। गुणनखंड सीमित होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड होंगे वो सीमित होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते। लेकिन गुणजों की संख्या, किसी भी संख्या के गुणज अनंत तक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गुणज वो संख्या होती है जो किसी में गुणा करने से प्राप्त होती है। अब किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो एक गुणज मिलेगा, दो का गुणा करेंगे दूसरा गुणज मिलेगा, तीन का गुणा करेंगे तीसरा गुणज मिल जाएगा, चार का गुणा कर देंगे चार का गुणज, चौथा गुणज मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे जितनी संख्याओं का गुणा करते जाएंगे उतने गुणज मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नोट कीजिए इसे जल्दी से, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो, वरना आराम से बाद में समझने के बाद दोबारा से उसी चीज को नोट किया करो, उससे और अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाते टाइम तो आप अच्छे से उसे समझेंगे, समझने के बाद जैसे वीडियो खत्म होगी या जैसे क्लास खत्म होगी हमारी, उसके बाद में एक कॉपी पेन लेंगे, उसके बाद पूरा जो भी प्रोसेस आपने अच्छे से समझा है पढ़ा है उसे पूरा सही से उसी प्रकार से कॉपी पे लिखते जाएंगे। उससे क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं उसे, ठीक है। तो समझ में आया। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है इंग्लिश में? हिंदी में उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं हम। और लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी, और समापवर्त का मतलब होता है समान गुणज वाली संख्या। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड समझ में आ गया होगा। एलसीएम की परिभाषा आपको एक लाइन में बता दी थी मैंने, उसके बाद एक एग्जांपल लिया था एलसीएम समझाने के लिए, ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसे साफ करके आगे देखते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि मुझे ये दिक्कत आ रही है इस टॉपिक में। तो मैं कोई भी टॉपिक चल रहा होगा उसी टॉपिक को बीच में रोक के आपको वो चीज़ आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो। अब हम आगे पढ़ेंगे लासा के प्रकार या टाइप ऑफ एलसीएम। लासा के प्रकार। अब हर बार लघुत्तम समापवर्त नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए ये छोटे नाम ले लिए गए। लासा, लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त। लासा के प्रकार। अब ये लासा के प्रकार यानी लासा को निकालने की कितनी विधियां होती हैं, लासा को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो इस तरीके से ना लिख के हम लिखेंगे लासा की विधि। लासा की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और दूसरी होती है डिवीजन मेथड। दूसरा होता है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड, गुणनखंड ना लिख के हम लिखेंगे, सॉरी गुणनखंड मेथड ही लिखते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, ये दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भाग विधि। भाग विधि की, भाग विधि से लासा निकालना, भाग विधि से लासा समझेंगे, ठीक है। तो भाग विधि से लासा समझने से पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके दो तो नियम होते हैं, नियम लिखेंगे पहले, नियम समझेंगे क्या होते हैं, ठीक है। नियम नंबर एक होता है कि अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं।
अभाज्य संख्याओं से भाग। और दूसरा नियम है हमारा, अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में होनी चाहिए। और अभाज्य संख्याएं कैसे होनी चाहिए? आरोही क्रम में। आरोही क्रम आता है कि नहीं आता? अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? अब आरोही क्रम समझो क्या होता है। किसी बच्चों को एक आध तो ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में इंक्रीज भी कह सकते हैं हम। जैसे ये कोई, जैसे घर में सीढ़ियाँ बनी होती हैं एक के बाद एक, इसी को आरोही क्रम कहा जाता है। बढ़ते हुए क्रम में। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, उसे क्या कहते हैं हम? आरोही क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? आरोही क्रम है। एक के बाद दो आया, दो के बाद उससे बड़ा, 2 3 के बाद उससे बड़ा, 4 के बाद उससे बड़ा, 5 के बाद उससे बड़ा, इसे कहते हैं आरोही क्रम। अब बात क्या हुई है? अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्याएं आपको आती होंगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ाई थी, उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है अभाज्य संख्याओं के बारे में तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या में ये संख्या एक तो आती नहीं है, 2 से शुरू होती है। तो 2 में किसी संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक अभाज्य संख्या ये हो गई 2, दूसरी हो गई 3, चौथी देखो इसमें 2 का भाग जाता है, ये तो नहीं होगी, ये होगी तीसरी, चौथी नहीं होगी, ये 6 नहीं होगी, 7 होगी। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। अब देखो इन्हें आरोही क्रम में यूज करना है हमें। 2 के बाद आना चाहिए 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19, इस तरीके से हमें भाग देते हुए जाना है। ठीक है, इस तरीके से भाग देते हुए जाना है। अब किस में भाग देते हुए जाना है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या लेंगे, उससे भाग विधि से हम लासा निकालने की कोशिश करेंगे उसकी। ठीक है, तो 2 संख्या ली मैंने 16 और 20। 16 और 20 का हमें भाग विधि से क्या निकालना है? लासा निकालना है। लासा निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से लासा निकालने के लिए मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसे समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए पहले। ठीक है, याद नहीं रही थी इसे लिखाने की, वैसे पहले ही लिखा दिया जाता है। नोट करके लिख लीजिए, लासा या मासा, लासा या मासा हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही निकालना संभव है। ये याद रखना, एक संख्या का कभी लासा नहीं निकलता। कभी कभी कोई कह देता है आपसे 20 का लासा निकालिए, 20 का लासा निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब 2 संख्याएं होंगी तब हम उनमें समान गुणज देखेंगे। अब एक संख्या में समान गुणज कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा समान गुणज है? एक संख्या में तो सभी गुणज होते हैं, उसके समान गुणज होगा वही तो लासा होगा। तो लासा हमेशा, लासा या मासा हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही निकालना संभव है। अब लासा के बारे में मैंने आपको बताया, मासा के बारे में अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको समझ में आएगा। तो मैंने अभी दोनों लिखा दिए हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ठीक है, अब ये इसीलिए देखो 2 संख्याएं ली है मैंने, क्योंकि लासा 2 संख्याओं का या निकलना संभव है, या 2 संख्याएं होंगी या 2 से ज्यादा संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर 2 संख्याएं ली हैं, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में होनी चाहिए। तो आरोही क्रम में यानी कि सबसे पहली संख्या, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो सबसे पहली संख्या होती है 2। अब ये देखेंगे हम इन दोनों संख्याओं में 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो दोनों संख्याओं में देखो 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि पीछे वाली संख्या को देखते हैं, पीछे वाली संख्या 2 से कटने वाली है या नहीं है।
पीछे वाली संख्या 2 से कटने वाली है या नहीं है। तो 2 से कटने वाली है तो 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 16 में देंगे 8 बार, और 20 में देंगे तो 10 बार। फिर 2 से भाग जा रहा है तो 4 बार, और ये 5 बार। अब इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें दे देंगे 2 दूनी 4, और ये 5 जैसे का तैसा उतार लेंगे, ठीक है। ये नहीं होता कि इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसे छोड़ दिया, जैसा है भाग नहीं जा रहा तो वैसा उतार लेंगे। अब अभी देखो 2 में भाग जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 2 में भाग देंगे। जब तक 2 में भाग जा रहा है, 2 का भाग जिस किसी भी संख्या में जा रहा है तब तक भाग देते जाते हैं, ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, अब 2 का भाग इसमें किसी में भी नहीं जाएगा, 1 तो आ गया, अब 1 से कम तो कुछ आएगा नहीं। अब 1 आ गया तो अब 5 से भाग दे देंगे 5 में, क्योंकि देखो 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद 3 आती है अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या तो आती है, लेकिन 3 से कटने वाली यहाँ पर संख्या है ही नहीं, तो हम 5 लिखेंगे 3 के बाद डायरेक्ट, ठीक है। 1 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया दोनों जगह। ये हमारे हमने दोनों संख्याओं का क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, 16 और 20 के जो भी गुणनखंड आए हैं उन्हें लिखेंगे यहाँ पे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा के रूप में लिख लिए। गुणा के रूप में लिखने के बाद सबका गुणा कर लेंगे जैसे कहते हैं सर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पंजे 80। ये क्या आ गया हमारा, लासा आ गया। किसका लासा है ये, इन दोनों संख्याओं का। ये एक तरीका है निकालने का। और मैंने आपको क्या बताया था, एक परिभाषा लगाई थी, उससे पहले परिभाषा बोली थी बाद में, एक उससे पहले कुछ करके दिखाया था मैंने आपको। क्या करके दिखाया था, याद होगा आपको। दोनों जो भी संख्याएं हैं हमारे पास उनके लिखेंगे पहले गुणज। गुणज लिखने के बाद ऐसा समान गुणज ढूंढेंगे हम जो दोनों में कॉमन हो, तो वो समान गुणज जो होगा वो 80 होगा। ये हमने भाग विधि से निकाल लिया। अब बार बार वो तो करेंगे नहीं हम के सब दोनों के गुणज लिखेंगे फिर उसके बाद समान गुणज ढूंढेंगे, ये करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये जो विधियां हैं हमारी लासा निकालने की, उनसे निकालने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लासा हो गया। आ गया होगा समझ में, ये हुआ लासा, ठीक है। नोट कीजिए, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, सब ठीक है। चलो समझ में आई होगी भाग विधि। तो आगे देखेंगे, अगली एक विधि है हमारी। अगली विधि को समझेंगे। दूसरी विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ज्यादातर जो एलसीएम निकाले जाते हैं वो हम निकालते हैं भाग विधि से ही, ठीक है, क्योंकि ये विधि थोड़ी बड़ी होती है उसकी अपेक्षा, और वो आसान भी होती है। यानी प्राइम अभाज्य अभाज्य 2 बार लिख गया क्या, अच्छा चलो ये घटा देते हैं। अभाज्य फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य फैक्टराइजेशन मेथड, इसे भी समझ लेते हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पर कुछ संख्या ले लेते हैं, 2 या 3 जो भी है तुम्हारी इच्छा है। मैं 16 ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ और एक 12 ले रहा हूँ, ठीक है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि में तीनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो भी संख्याएं हैं हमारे पास उनके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने क्या बोला था, आरोही क्रम में अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। सबसे पहले 2, 8 आ गया, तो 4, 2 का भाग देते हुए जाते हैं जब तक 1 ना आए। अब 20 के
देखो 2 से भाग यहाँ पे यहाँ तक गया, 5 आ गया, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना 3 का जाएगा, 2 के बाद 3 ही तो आती है अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आती है, 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद 5 से भाग जा रहा है तो 5 से भाग दे दिया, उसके बाद लेते हैं 12। सबसे पहले 2 से भाग 6, फिर 2 से भाग 3 बचा। अब देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे जैसे ही, ठीक है, 3 से भाग दे दिया, 1 आ गया। अब तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, तीनों को क्रम से लगा लेते हैं। 16 के क्या आए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या आगे 20, 20 के क्या आए गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 5। 12 के क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। 16 के गुणनखंड में 2 के फैक्टर आए, 2 के फैक्टर आए, और 20 के गुणनखंड में 20 के जो फैक्टर करे हैं उसमें 2 के गुणनखंड 2 आए। इसमें कितने आए हैं, इसमें आए हैं 4 आए इसमें, ठीक है। 2 के कितने आए 4, इसमें 2 के आए 2, इसमें 2 के आए 2। अब ये देखेंगे हम तीनों के जो गुणनखंड आए उसमें 2 के सबसे ज्यादा गुणनखंड किस में आए, सबसे ज्यादा गुणनखंड जो आए हैं उसे ले लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार। उसके बाद ये देखेंगे 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 2 के बाद आती है 3, तो इसी के साथ में गुणा में लिखेंगे। अब देखो 3 के गुणनखंड तीनों में देखेंगे, तीनों संख्याएं, यानी कि तीनों का मतलब है मेरे कहने का, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में 3 कितने बार आ रहा है, तीनों के में सबसे ज्यादा 3 किस में आ रहा है। अब देखो ज्यादा 3 आने की बात तो अलग रही, इसमें तो 3 आ ही नहीं रहा है। 16 और 20 में 3 आया ही नहीं है, केवल 12 में आया है, और वो भी आया एक बार, तो इसे ऐसे कैसे ले लेंगे, ठीक है, उसके साथ गुणा में। अब देखो 5 संख्या आई है इसमें, लेकिन इन दोनों में नहीं आई है, तो इसमें एक बार आई है तो एक बार ले लेंगे। अगर ऊपर वाले में मान लो 2 बार आती 5, ऊपर वाले में अगर 2 बार 5 आती है, इसमें एक बार आई है तो 2 बार लेते, क्योंकि हम ज्यादा संख्या वाला ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बार जो आया होता है उसे ले लेते हैं। अब इन सब का हमें करना है गुणा, इन सब का करना है गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 में 5 से कर लो गुणा, 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, यह आया 240। 240 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, 240 एलसीएम हो गया। किसका एलसीएम हो गया 240, 16 20 और 12 का, यानी कि 16 के गुणज, 20 के गुणज और 12 के गुणज, तीनों के गुणज में 240 ऐसी संख्या है जो तीनों में हमें मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये संख्या कैसी है, तो तीनों के गुणजों में हमें 240 मिलेगा। इस वजह से सबसे छोटी से छोटी संख्या जो लासा होगी वो 240 होगी, ठीक है। दोनों विधि आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो ये 2 विधियां लासा सीखने की हैं, इसे अच्छे से समझ लेना, और अगर ना समझ में आया हो एक बार में तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती कोई चीज़, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, ठीक है। तो लासा आपको मैं समझता हूँ आज अच्छे से समझ में आया होगा। अगली जो वीडियो होगी हम उसमें मासा समझेंगे, मासा एससीएफ, यानी कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे हमने लासा सीखा है उसी तरीके से मासा भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए और ऐसे ही अच्छे से गणित को सीखते रहिए, समझते रहिए। फिर मैथ में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी आगे फिर, ठीक है। चलिए।